हाय व्यूअर, दिस इज़ हमासन और हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस का व्यूज़ देख रहे हैं और हम इस वक्त स्ट्रक्चर को देख रहे हैं और स्ट्रक्चर में व्यूअर्स हम 6 एक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अब तक अपने लेक्चर्स को आगे लेकर जा रहे हैं और एक्ट 1 को हम फिनिश कर चुके हैं। हमने कहा था कि हम स्ट्रक्चर में 6 एक्ट्स को पढ़ेंगे और जिन लोगों ने मुझे आज ज्वाइन किया है वो मेरी प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसे अपने अपने सोशल मीडिया पे आप ज़रूर शेयर करें। तो व्यूअर्स, हमने लास्ट लेक्चर तक ये पढ़ लिया था, यानी एक्ट 1 को हम ख़त्म किया था और हमने ये देख लिया था कि जब उसको कोई डिलेमा, टर्निंग पॉइंट पे कोई डिलेमा जब किसी करेक्टर को प्रेजेंट किया जाता है तो ही हैज़ टू, मोस्ट ऑफ द केसेस ही हैड टू एक्सेप्ट इट। और रिफ्यूज़ल भी उसमें हमने देखे हैं, लेकिन चूँकि हीरो है और वो कोई एज अ बाइट स्टैंडर नहीं खड़ा रह सकता कि बस ठीक है एक चीज़ उसको पेश की गई है तो वो उसका कोई जो है रिएक्शन ना करे। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो होगा वो एक्सेप्ट करेगा उस न्यू रोल को, फिर वो अपनी इम्परफेक्ट सिचुएशन से एक अनफेमिलियर वर्ल्ड में आ जाएगा। तो इसके लिए हमने कहा था कि अगर आप उसके पास कोई स्किल रखेंगे तो आपके लिए अपने करेक्टर को लाइकेबल बनाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वो उस अनफेमिलियर वर्ल्ड में चला जाएगा। तो व्यूअर्स, हमने कहा था लास्ट लेक्चर में कि हम अपने एक्ट 1 को एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो देखेंगे। तो व्यूअर्स, इसमें 2-3 जो फिल्म्स का मैं बार बार स्ट्रक्चर में जिक्र कर रहा हूँ, उन्हीं में से ही 2-3 को लेते हैं और देखते हैं कि एक्ट 1 जो है वो कैसे इनमें फिट हो रहा है। तो व्यूअर्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो व्यूअर्स, हमने अपनी एक्ट 1 की डेफिनेशन में क्या कहा था? अ कैरेक्टर इन द imperfect situation faces an oppressive opposition as he pursues his initial goal. But when he faces a disturbance in his routine, he faces a dilemma regarding his situation and he must assume a new role. ये हमारी डेफिनेशन थी। तो जब करेक्टर अपनी इम्परफेक्ट सिचुएशन में होता है तो उसको एक ऑप्रेसिव ऑपोजिशन मिलती है, जिसके बाद जब डिस्टर्बेंस आती है उसकी रूटीन केस में तो उसको फिर डिलेमा प्रेजेंट किया जाता है कि जिसके बाद वो एक न्यू रोल को अज्यूम कर लेता है। तो व्यूअर्स, ये हमारी डेफिनेशन थी एक्ट 1 की। तो व्यूअर्स, हम सबसे पहले हंगर गेम्स को देखते हैं और हंगर गेम्स में कैटनिस जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, अब इसकी स्टोरी को हम अपने एक्ट 1 में देखते हैं कि कैसे बैठा सकते हैं। कैटनिस, एन इम्पोवरिश्ड टीन, लिव्स इन ए पूरेस्ट रीजन ऑफ द कंट्री। एक तो हमें पता है इस बात का, ये एक राइटर ने सेटअप किया है उस चीज़ को। तो हमने कहा कि कैटनिस जो है वो पूरेस्ट रीजन में रहती है, तो इट मीन्स कि जब वो पूरेस्ट रीजन में रहती है तो ये एक उसकी पहली ही इम्परफेक्ट सिचुएशन आ गई। सो शी मस्ट डिफाई द लॉज ऑफ द कंट्री या कैपिटल, वहाँ उसमें वर्ड कैपिटल यूज हुआ था जो गवर्नमेंट के लिए था। तो ये इसकी आ गई ऑप्रेसिव ऑपोजिशन। टू प्रोवाइड फूड फॉर हर मदर एंड सिस्टर, प्रेम उस सिस्टर का नाम था। तो ये क्या आ गई? ये उसका इनिशियल गोल आ गया। बट व्हेन द गवर्नमेंट होल्ड्स द रीपिंग, वो जो मैंने बताया था कि इवेंट होता है कि जिसमें वो चूज करते हैं बच्चों को हंगर गेम्स के लिए, तो यहाँ पर ये आ गई द डिस्टर्बेंस एंड प्रेम इज सिलेक्टेड फॉर द फ्रॉम हर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना? तो वो जब सिलेक्ट हुई तो ये बेसिकली डिलेमा आ गया। तो जब डिलेमा आ गया, सो कैटनिस डिसाइड टू टेक प्लेस ऑफ हर सिस्टर। अब बेसिकली इसने एक न्यू रोल को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये मेरा एक्ट 1 है। पहले तो आप ये एक इसकी डेफिनेशन आपको पता लग रही है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम इसको जब सेग्रीगेट करते हैं तो हमें पता लगेगा कि हम बात जो कर रहे हैं अपने अभी जो मैंने डेफिनेशन एक्ट 1 के ऊपर सपोज हंगर गेम्स को बिठाया, तो अब हम देखते हैं इसको सेग्रीगेट करके देखते हैं। हमने सबसे पहले आप हेडिंग दे सकते हैं द इंसाइडिंग इंसिडेंट। ये सब काम आप अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है ना? इस जो आपने किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए भेजना कि आप जब स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं तो उसमें आपने अपनी चीज़ें लिखी। तो आप अगर इंसाइडिंग इंसिडेंट की हेडिंग देते हैं और उसमें हमने कहा था कि यूजुअली ज़रूरी नहीं कि इंसाइडिंग इंसिडेंट जो है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो आपकी स्टोरी से पहले ही, यानी कि जैसे ही आप फिल्म को स्टार्ट करते हैं तो वो एक जो इंसाइडिंग इंसिडेंट है वो पहले का ही एग्जिस्ट कर रहा होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं, कुछ केसेस में फिल्म या नॉवल जब स्टार्ट होता है तो उसके बाद हमें इंसाइटिंग इंसिडेंट मिलता है।
इंसाइटिंग इंसिडेंट एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो एग्जिस्ट ना करे, अगर वो अकर ना हो, अगर वो वहाँ पर ना आए, तो फिर समझे एक तरह की स्टोरी एग्जिस्ट ही नहीं करती या फिल्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ तक इंसाइटिंग इंसिडेंट के बारे में कहा गया। अब अगर हम हंगर गेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और ख़ासतौर पर जिन लोगों ने नावल पढ़ा है, मैंने भी नावल नहीं पढ़ा लेकिन उसके बारे में मैंने आर्टिकल ज़रूर पढ़े, तो फिल्म में भी इवन अब आप जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि इंसाइटिंग इंसिडेंट बेसिकली पहले का एग्जिस्ट कर रहा है। तो इवन जब फिल्म स्टार्ट होती है या नावल स्टार्ट होता है, तो बहुत पहले, इवन नावल स्टार्ट होने से भी पहले, चूँकि हम अगर नावल लिख रहे हैं या फिल्म दिखा रहे हैं तो हमने कैटरिस को दिखाना है, तो कैटरिस से पहले की भी एक दुनिया, वहाँ पर पहले भी लोग रह रहे हैं। ये नहीं कि आज कैटरिस जिंदा हुई है तो उसके बाद एक कैपिटोल के लाश सारे उसमें वो न डाल रहे हैं। इसका मतलब ये काम सदियों से चलता आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम उस सदियों को तो एनसर्कल नहीं कर रहे, हम कैटरिस को एज अ करेक्टर उठा रहे हैं वहाँ पर, और इसका मतलब है कि ये चीज़ें कैटरिस की ज़िंदगी से पहले भी चल रही हैं। ये तो खुद अभी 12-13 साल की लेकर वो पता नहीं कितने 100 सालों से, जब से भी वो जो है एक ये वाला सिलसिला लोगों को उठाने का, बच्चों को हंगर गेम्स में लेके आने का, पूरस रीजन में ख़ास तौर पे ये बहुत कॉमन है उस फिल्म में या नावल में। तो हम ये देखते हैं कि कैपिटल के अगेंस्ट एक रेबिलियन दिखाई जाती है, यानी कि एक रेबिलियन एक जेन में आ गया सपोज वो कैटरिस की शक्ल में, कि क्या ये मतलब जो है मैंने रेबल करना है, मैंने इसके अगेंस्ट जाना है, बगावत करनी है। सो जब स्टोरी स्टार्ट होती है, नावल स्टार्ट होता है, बेसिकली हम देखते हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कुछ इम्पोर्टेंटली उस फिल्म में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वो जो 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बगावत कर दें, रेबिलियन कर दें अगेंस्ट द कैपिटल। ओके, तो हम देखते हैं नावल स्टार्ट होने से पहले या फिल्म स्टार्ट होने से पहले ये जो 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये बेसिकली वो अगर फिल्म देखें तो स्टार्टिंग में वो नरेशन में आपको इसका पता चलता है कि वो क्या बात करें, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, कि वो रेबिलियन, वो बगावत कर देते हैं अगेंस्ट द कैपिटल। तो इनको सप्रेस करने के लिए या सबक सिखाने के लिए कैपिटल, ये जो अपराइजिंग हो रही थी, लोगों की बगावत कर रहे होते हैं, इसके अगेंस्ट वो पनिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हंगर गेम्स का जो है वो स्टार्ट करती है कि इन डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को उठाओ, उनको आपस में मारो और मरवाओ। इट मीन्स कि ये एक इंसाइटिंग इंसिडेंट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कि जिसमें आप बेसिकली डिस्ट्रिक्ट्स को जो है आप अपने मातहत ही रखना चाहते हैं, उन्हें सबॉर्डिनेट ही रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये दबे रहें, इनकी गुर्बत में वो इजाफा या बढ़ाते रहते हैं उसकी गुर्बत को, गरीबी को, ताकि ये आगे जो है वो ज़्यादा जो है रिबिलियन ना कर सकें गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो फिर उसमें वो रखते कहेंगे टाइटल ऑफ द चैम्पियंस लेने के लिए फिर दो बच्चे जो हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट से उठाते हैं और फिर उन डिस्ट्रिक्ट का आपस में फिज़िकल जो है उनको एक दूसरे को मारने की गेम होती है, इसे हंगर गेम्स कहते हैं। तो ये इसका एक इंसाइटिंग इंसिडेंट आप कह सकते हैं कि बेसिकली इंसाइटिंग इंसिडेंट जो है वो बगावत है जो कि इन्होंने की, इन डिस्ट्रिक्ट्स ने अगेंस्ट द गवर्नमेंट। क्यों? अब अगर ये बगावत ना होती तो हंगर गेम्स एग्जिस्ट ना करती, हंगर गेम्स एग्जिस्ट ना करती तो नावल या फिल्म एग्जिस्ट ना करती। तो आपको, मैंने आपको पहले भी व्यूअर्स कहा था कि इंसाइटिंग इंसिडेंट के बारे में बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है। आपने थोड़ी अपनी समझ बूझ से भी इस चीज़ को करना है और जो जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। लेकिन यहाँ पर मेरे नज़दीक इंसाइटिंग इंसिडेंट ये बन रहा है कि फिल्म स्टार्ट होने से पहले एक रेबिलियन हो चुकी हुई है, तो ये एक इंसाइटिंग इंसिडेंट है। एनी हो, मैंने आपको कहा था कि डिलेमा में भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम दोनों तरह से अगर डिलेमा को भी हम इंसाइटिंग इंसिडेंट के तौर पर सोचें तो आपने अपनी अक्ल से काम लेना है कि क्या ये वो बात मैं कह पा रहा हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। तो आपने किसी फिल्म में ये लिख कर नहीं देना होता कि ये मेरा इंसाइटिंग इंसिडेंट है, लेकिन यूजुअली मैंने आपको कहा कि इंसाइटिंग इंसिडेंट जो होता है वो फिल्म को मोशन में लेकर आता है। तो इट मीन्स कि फिल्म एग्जिस्ट ना करती अगर वो रेबिलियन होती ना, अगर रेबिलियन ना होती तो फिर ये हंगर गेम्स ही एग्जिस्ट ना करती। तो अगर हंगर गेम्स एग्जिस्ट ना करती तो नावल एग्जिस्ट करता और ना ये फिल्म एग्जिस्ट करती और ना ही हमें किसी कैटरिस के बारे में या उसकी सिस्टर प्रेम के बारे में कुछ पता होता। तो इट मीन्स कि ये किसका एक इंसाइटिंग इंसिडेंट बन गया। अब आ गया द इम्परफेक्ट सिचुएशन। अब इम्परफेक्ट सिचुएशन में
हमने यही उसकी डेफिनेशन दी थी कि करेक्टर अपनी स्टोरी को स्टार्ट करता है या उसकी स्टोरी स्टार्ट होती है लेस देन एन आइडियल सिचुएशन, यानी कि वो आइडियल सिचुएशन नहीं होगी जिसको वो चाहेगा कि चेंज करे, जिसको वो चाहेगा कि चेंज करे, लेकिन महसूस ऐसा ही होगा कि वो चेंज नहीं कर पाता। तो अगर फिल्म स्टार्ट होती है ना, वो स्टार्ट होता है, अब देखते हैं कि वो एक पूर रीजन में रह रही है, वो पूर लड़की है जिसे हम कहते हैं मड क्रस्टेड जिसे कहते हैं, ये सिचुएशन में है, तो वो उसकी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। और फिर गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी एक बड़ी ही इनोसेंट सी बहन है जिस पर वो किसी किस्म के कोई परेशानी नहीं आने देना चाहती, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि वो लड़की जो उसकी सिस्टर है उसके पास कोई ख़ास स्किल्स नहीं है, तो इट मीन्स कि वो कैटनिस जो है वो अगर देखे तो अगर उसके पास स्किल्स नहीं है तो ऐसी दुनिया में, जिस दुनिया में वो रह रही है, रहना उसका मुश्किल है, लेकिन वो सब कुछ अपने सर पे उसने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये उसकी एक इम्परफेक्ट सिचुएशन है। और डेफिनेटली इस टाइम जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो दिखा रहे थे कि आपने कुछ चीज़ों को बड़ा पिन पॉइंट करना होता है, जैसे स्टारवेशन का मसला है, वहाँ पे भूख का मसला है, यानी कि वहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि खाने की चीज़ें नहीं हैं, वो उनका कोई राशन वहाँ पर मौजूद नहीं होता आराम से कि वो आप बड़ी आसानी से ज़िंदगी गुजार लें। तो ये एक वो इम्परफेक्ट सिचुएशन दिखाई है, ठीक है ना, कि वहाँ पर मसला ये है, वहाँ पर इस टाइम मसला ये है कि आपने अपने पेट पूजा करनी है, और पेट पूजा करने के लिए वहाँ पर कोई भी जो है राशन मौजूद नहीं होता प्लेंटी। तो इट मीन्स कि ये हम एक उसकी इम्परफेक्ट सिचुएशन जो है वो दिखा रहे हैं। तो ये आपने ज़हन में रखना है। अब अगर हम देखें, अगर ऐसी जब भी आप कोई फिल्म्स लिखते हैं या आपका कोई आइडिया है, जब आप अपने, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब आपके पास कोई लॉजिक होता तो सीन भी आपके सामने आता। उसके बाद व्यूअर आता था कि इनिशियल डिज़ायर क्या होगा। ये सारी मैं क्लासेस अभी जो हम करते हैं देख रहे हैं, अब तो हम चूँकि एग्जांपल पे आ रहे हैं तो मुझे वो थोड़ा थोड़ा आपको दोबारा बताना पड़ा। तो फिर इनिशियल डिज़ायर आता है। इनिशियल डिज़ायर क्या होता है? डीप इनसाइट, जो चीज़ वो सबसे ज़्यादा चाहता है हासिल करना, वो उसका इनिशियल डिज़ायर होता है। तो इनिशियल डिज़ायर कैटनिस का क्या है कि वो अपनी फैमिली को पॉवर्टी से लिबरेट करना चाहती है, और शायद उसका ख्वाहिश ये भी हो कि ये दुनिया जो इतनी मतलब जो है सख्त है, जो इतना जुल्म करती है, ये जुल्म ना होता हो दुनिया में। ये उसका एक इनिशियल डिज़ायर है। तो कैटनिस जो है वो अपनी फैमिली को पॉवर्टी से निकालना चाहती है, और शायद ये भी दिल में चाहती हो कि दुनिया इतनी जालिम ना हो, ठीक है ना। ये इसका इनिशियल डिज़ायर है। तो इनिशियल डिज़ायर टाइप जो अगली बात है वो क्या होती है कि कोई करेक्टर जो है अपनी इनिशियल सिचुएशन को या तो चेंज करना चाहता है या उसके अगेंस्ट होता है। कैटनिस भी चेंज चाहती है, अपनी इनिशियल सिचुएशन जो उसको इस वक्त पेश आ रही है वो उस सिचुएशन को चेंज करना चाहती है। और फिर व्यूअर्स हमने कहा था कुछ प्री एग्जिस्टिंग कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेक्चर में पीछे जिक्र करके आ रहा था। तो अगर कैटनिस में के हंगर गेम्स में हम देखें तो क्या प्री एग्जिस्टिंग कन्फ्लिक्ट्स थे, यानी कि ये वो प्री एग्जिस्टिंग कन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि करेक्टर के अपने भी होते हैं और आउटसाइड वर्ल्ड के भी होते हैं। अब इन दोनों को हम देखते हैं कैटनिस की एग्जांपल में, हंगर गेम की एग्जांपल में। तो हमने देखा जो कैपिटल है या जो गवर्नमेंट है, दूसरे लफ्ज़ों में ये अप्रेस कर रही है उन डिस्ट्रिक्ट्स को। क्यों? कि जो उन्होंने पहले बगावत की थी, जो पहले उन्होंने रेबिलियन की थी, उसकी वजह से उनको दबाने के लिए वो ये अक्रेंस यूजली होती रहती है। और हम देखते हैं ग्लिम्स के जहाँ पे वो बीट कर रहे हैं जो पीस कीपर जिन्होंने रखे, जिसको पुलिस आप कह सकते हैं या जो भी, तो वो देखें इसका मतलब एक प्री एग्जिस्टिंग कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। ये कैटनिस ने कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं किया, ये उसकी ज़िंदगी से भी पहले के कन्फ्लिक्ट चलते आ रहे हैं। इट इज़ जस्ट हैपन कि कैटनिस उस दुनिया में आ गई है, ठीक है ना। इधर थोड़ा सा आपको इस पर गौर करना पड़ेगा। और फिर हमने देखा कि वो डिस्ट्रिक्ट है उसको उन्होंने इलेक्ट्रिक फेंसेस के साथ जो है वो बंद किया हुआ है, और अगर उसकी कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसकी बहुत सख्त पनिशमेंट है, मतलब ज़बान काट देते हैं या उन मारने की, डेथ की, या दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये चीज़ें उस वहाँ पर मौजूद हैं यहाँ। तो इसका मतलब है कि ये भी कन्फ्लिक्ट पहले का एग्जिस्ट कर रहा है। ये नहीं कि आज कैटनिस पैदा हुई है तो उन्होंने कहा जी अब इलेक्ट्रिक फेंसेस लगा दे, नो, ये कन्फ्लिक्ट पहले का है। अब पर्सनल कन्फ्लिक्ट्स में अगर आप देखें तो वो शी इज़ नॉट हैप्पी विद हर मदर। जब उसके बाप मरा था तो उसकी माँ ने भी जो है वो अपने आप को मतलब खुदकुशी कर ली थी, तो शी वाजंट, और मतलब वो उसके साथ कोई हैप्पी नहीं थी।
तो दीज आर दी प्री एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट इन हंगर गेम। उसके बाद व्यूअर्स हमें ध्यान में रखना है कि लाइकेबिलिटी के एम्पैथी फैक्टर्स क्या, और अगर हम हंगर गेम्स में देखें ये लाइकेबिलिटी एम्पैथी फैक्टर्स होते क्या हैं कि जिसमें यानी कि ऐसा कैरेक्टर आप शो करेंगे जिससे हमारा ऑडियंस जो है वो एम्पैथाइज कर जाए या एटलीस्ट वो उसके जर्नी को फॉलो करें। तो फिर अगर आप हंगर गेम्स में एम्पैथी के फैक्टर देखें तो वो बड़ा क्लियर, एक तो वो पॉवर्टी दिखाई है आपने, जब पॉवर्टी दिखाई तो करेक्टर जो आपको ये पता लगता है कि टीनेजर है, ठीक है ना, टीनेजर है, उस पर एक जिम्मेदारी आ गई है एंड शी इज़ डूइंग वेल, और इवन वो मतलब फेंसेस क्रॉस करके भी निकल के अपनी फैमिली को स्टार्विंग से बचाने के लिए जाके शिकार करती है। तो वो एक तरह की उसमें क्या है, उसमें रिबिलियस है, वो बगावत कर रही है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो ये एम्पैथी का फैक्टर है, लोग चाहेंगे कि उसके जर्नी को देखें, और हम ये देखते हैं कि वो अपनी सिस्टर को भी हेल्प करती है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिससे हमारा ऑडियंस जो है, ये आपने स्टार्टिंग में सेटअप में दिखा रहे हैं, जब एक्ट 1 में दिखा रहे हैं, तो ऑडियंस जो है अगले 5 एक्ट को देखने के लिए तैयार बैठी है। तो इस लिहाज से आपने ये भी देखना है कि आप अपने किस तरह करेक्टर को एम्पैथाइज करेंगे। जब आप लाइकेबिलिटी और एम्पैथी फैक्टर देखें, फिर आप देखें इनिशियल डिज़ायर। इनिशियल डिज़ायर में हमने देखा है कि वो अपनी फैमिली को स्टार्विंग से बचाने के लिए वो शिकार करती है, तो लिहाजा उसका जो इस वक्त जो इनिशियल गोल है वो है कि टू फीड हर फैमिली। फिर है इनिशियल गोल टाइप। तो इनिशियल गोल टाइप में हमारे पास 2 किस्म के गोल्स होते हैं। हमने देखा था कि अगर एक रूटीन एनवायरनमेंट में कोई करेक्टर जब काम कर रहा होता है तो वो उसका रूटीन गोल होता है, और अगर वो अपनी स्किल्स को या अपने उन कामों को किसी दूसरे एनवायरनमेंट में जाके कर रहा होता है तो फिश आउट ऑफ वाटर गोल होता है उसका। इट मीन्स कि अगर हम हंगर गेम्स में देखें व्यूअर्स, तो फिर कौन सा गोल बनता है, तो कैटनिस को पता है उसकी डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ वो ही हैं कि उसने वो फेंसेस को क्रॉस करना है, डियर जाके मारना है, या कोई जो है और उसने एनिमल को मारना है, ये इसकी डे टू डे रूटीन है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, रूटीन गोल। यानी कि हम देखते हैं कि वो रीपिंग वाला डे आने वाला होता है, लेकिन वो अपनी रूटीन को चेंज नहीं करती, वो रूटीन उसकी वही है, ओके, क्योंकि उसने स्टार्विंग से बचाना है। फिर आ गया ऑप्रेसिव अपोजिशन। और ऑप्रेसिव अपोजिशन मैंने आपको कहा है कि आउटसाइड वर्ल्ड जो किसी कैरेक्टर को अपोज कर रहा होता है, ये उसका ऑप्रेसिव अपोजिशन होती है। तो हम कैटनिस के थ्रू ही देख रहे होते हैं कि कैपिटल किस तरह की पनिशमेंट्स देता है, लोगों को स्टार्विंग में मरते हमने देखा है, और जो है उनको कैसे उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें एक ऑप्रेसिव अपोजिशन में आ रही हैं। तो ये ऑप्रेसिव अपोजिशन है, लेकिन यही ऑप्रेसिव अपोजिशन के अगेंस्ट हमारा कैरेक्टर जा रहा है, वो परवाह नहीं करती, उसको पता कि पनिशमेंट क्या है, वो इलीगल काम कर रही है, वो फेंसेस को क्रॉस करती है, जानवरों को मारती है, उससे पता होता है कि उसको मारा भी जा सकता है, उसको पनिशमेंट भी दी जा सकती है, लेकिन वो कैटनिस है, हमारी हीरोइन है, उसने वही कुछ करना है वो जो चाह रही है। उसके बाद हमारा टर्निंग पॉइंट कैटलिस्ट क्या होगा, जिसको हम डिस्टर्बेंस कहते हैं। हमने ये कहा था कि जब कैरेक्टर की नॉर्मल रूटीन को कोई इवेंट इंटरप्ट करता है तो उसको हम द डिस्टर्बेंस कहते हैं। इस फिल्म में हंगर गेम में डेफिनेटली वो रीपिंग डे है जिसमें 12 डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को चुना जाता है। तो ये वहाँ पर उसकी नॉर्मल रूटीन, देखो उसकी नॉर्मल रूटीन में चेंजेस आने लगी हैं, तो इसका मतलब कि ये उसका जो इस वक्त द डिस्टर्बेंस है, और इसी ने उसको पुश करना है टूवर्ड्स दी टर्निंग पॉइंट द डिलेमा। तो हमने कहा था जस्ट बिफोर डिलेमा द प्रेजेंटेशन ऑफ डिलेमा आएगा ना, यानी कि आप उसको चूज़ करना है वेदर कि वो इस तरफ जाएगी या उस तरफ जाएगी, ये उसकी चॉइस वाला जो है वो सिचुएशन। और ये वो आपका सीन है कि जहाँ पे आपने उसको प्रेजेंट करना है डिलेमा, क्या कि यानी क्या तुमने अपने रूटीन गोल में ही रहना है या तुमने अपनी सिचुएशन को चेंज करना है। और हमने कहा था कि कैटनिस चाहती है कि वो अपनी इनिशियल सिचुएशन को चेंज करे, तो शी विल ऑप्ट फॉर दैट। तो ये आपस में लिंक भी चीज़ें आपने करनी है। इस केस में हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर का नाम हंगर गेम्स की लिस्ट में आ जाता, तो फिर अब वो तो जानती है कि उसकी सिस्टर जो है उसके पास कोई स्किल्स नहीं है और वो तो शायद 2 मिनट भी वहाँ पे सर्वाइव ना कर सके, तो अब उसको चूज़ करना है, आया वो इसी सिचुएशन में रहे या अपनी सिस्टर की जगह लेकर खुद को प्रेजेंट करे और अपनी सिचुएशन को चेंज करे। और डेफिनेटली यहाँ पे सिचुएशन चेंज से मुराद ये है कि वो मरने के लिए तैयार हो रही है, इतना करेज है, और इसी चीज़ को आप दिखा रहे हैं कि आपका कैरेक्टर क्या है। फिर आता है द न्यू रोल। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर कैरेक्टर एक्सेप्ट कर लेता है न्यू कोर्स ऑफ एक्शन तो फिर वो न्यू रोल में आ जाएगा, और इसी न्यू रोल में बेसिकली उसको टेस्ट किया जाएगा। तो डेफिनेटली
हंगर गेम में कैटनिस जो है वो अपनी सिस्टर की जगह लेकर खुद को मरने के लिए तैयार कर लेती है और वो अपने डिस्ट्रिक्ट की रिप्रेजेंटेशन करती है। उसके बाद हमारा आ गया था व्यूअर्स कि रिफ्यूज़ल या इंटरफेरेंस। रिफ्यूज़ल और इंटरफेरेंस टू द न्यू रोल ये ऑप्शनल है, मैंने आपको पहले कहा कि ये ऑप्शनल है, लेकिन मकसद इसका क्या था कि आया कैरेक्टर जो है अपनी इनिशियल सिचुएशन या इम्परफेक्ट सिचुएशन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, रिलक्टेंट है, और दूसरे केस में कैरेक्टर जो है न्यू रोल को एक्सेप्ट करना चाह रहा है तो कोई और उसको इंटरफेयर करता है। तो इस केस में हम देखते हैं कि ये इंटरफेरेंस आती है। इंटरफेरेंस इसलिए कि यूजुअली उसने एक्सेप्ट तो कर लिया कि वो अपनी सिस्टर की जगह हिस्सा लेगी, तो लेकिन उसकी कुछ कार्रवाई है, उसकी कुछ प्रोसीजरल चीज़ें हैं जो कि शायद उसको एकदम लगे कि मैं ना कर पाऊँ, लेकिन वो कर पाती है। यानी कि बेसिकली शायद इससे पहले किसी ने भी ये ना चीज़ की हो कि जी वो वॉलंटियर कर ले खुद को। यानी कि डिस्ट्रिक्ट को ये इशू नहीं है, कैपिटल को इशू नहीं है, उनको क्या पता कैटनिस कौन है, उनको तो एक नाम निकल आया प्रेम का, प्रेम उसकी सिस्टर है, और उसकी जगह उनको तो 2 लोग चाहिए। अगर वो पर्चियों में नहीं निकले, जो कि लोग डर रहे हैं कि यार हमारा नाम ना निकले, कैटनिस खुद को पेश कर देती है, वॉलंटियर कर देती है, तो उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी करने, तो ये इंटरफेरेंस आप कह सकते हैं। इसके में बड़ी माइनर सी एंड में फिर एक्सेप्टिंग द न्यू रोल। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर ये जो न्यू रोल, इसको हम एक्सेप्टिंग द न्यू रोल कहेंगे। और डेफिनेटली जब फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेती है कैटनिस, तो फिर वो ट्रिब्यूट हो जाती है टू दी हंगर गेम्स। को ट्रिब्यूट का वर्ड यूज़ करते हैं, जो भी लोग उसमें हिस्सा लेते हैं वो ट्रिब्यूट कहते हैं। और जब ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती है तो फिर कैटनिस ऑफिशियली जो है वो जब रिप्लेस करती है अपनी सिस्टर को, तो ऑफिशियली वॉलंटियर हो जाती है। तो हम फिर कह सकते हैं गुड लक कैटनिस, यू आर गोइंग टू हैव ए न्यू रोल वेयर योर स्किल्स विल बी टेस्टेड। तो ये हमारा एक्ट 1 था हंगर गेम्स के लिए। तो व्यूअर्स दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं टाइटैनिक की। तो व्यूअर्स टाइटैनिक में रोज यानी कि केट विंसलेट जो है वो हमारी हीरोइन है और मेन कैरेक्टर है। और ये आप देखें कि टाइटैनिक में जो है हम कुछ हिस्ट्री को, हिस्टोरिकल इवेंट हुआ उसमें हमने क्रॉस स्टार लव स्टोरी को डाला है। तो याद रखेंगे 90s के एंड में फिल्म आई थी, तो उस टाइम इस बहुत पॉपुलैरिटी ले गई थी, चूँकि हमने एक हिस्टोरिकल इवेंट में नए एंगल को डाला। और चूँकि जेम्स कैमरून की फिल्म है तो वो ये बात को समझता था कि ये कैसे, और मेरा ख्याल में शुरू में उसने रोमियो एंड जूलियट ऑन टाइटैनिक ये चीज़ वो पेश करना चाह रहा था, जहाँ तक मुझे एक आर्टिकल से याद है। लेकिन वो, और दूसरी तरफ रोज़ ये भी उसके ज़हन में था, तो ये ज़्यादा पसंद किया गया क्योंकि उसमें रोमियो जूलियट भी हिस्टोरिकल हो जाता है, तो वो शायद इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा। तो ये रोज़ और जैक की जो है ये गेम जो है वो उनको ज़्यादा पसंद आई। अल्टीमेट गोल कहाँ है रोज़ का? रोज़ का अल्टीमेट गोल यह कि वो सर्वाइव करे, शिप सर्वाइव करे और अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारे, इसका अल्टीमेट गोल है। तो सबसे पहले आ जाएगी इम्परफेक्ट सिचुएशन। सो रोज़ की यहाँ पर जो इम्परफेक्ट सिचुएशन क्या है कि वो उसको एक बंदे के साथ जोड़ दिया गया है, तो ये इसकी इम्परफेक्ट सिचुएशन है। किसकी वजह से? एट हिज यानी कि वो जो मंगेतर था उसके, और इसकी मदर की इंसिस्टेंस की वजह से वो उसके साथ उसको जोड़ा गया, जो कि एक ऑप्रेसिव अपोजिशन मिली। तो अब यहाँ पर इनिशियल गोल उसका क्या बन रहा है कि ही स्ट्रगल्स टू कम टू द टर्म्स ऑफ द अरेंज मैरिज, यानी कि वो उस अरेंज मैरिज की टर्म्स को जो है वो नहीं वो करती, ये उसका यानी कि वो उसके साथ इजी नहीं है उन टर्म्स के साथ। लेकिन जब उसकी मदर ने या कार्ल ने इंसिस्ट किया उसे वो कि वो उन टर्म्स के साथ वो आए, तो फिर वो शिप के बैक में चले जाती है, वहाँ पे वो सुसाइड करना चाहती है। तो ये इसकी डिस्टर्बेंस है। और वहाँ पर उसको वो गरीब जैक मिल जाता है जो कि उसको एक कंटेम्पलेट करता है, यानी कि वो, आपको याद होगा टाइटैनिक आप मोस्टली आपने देखी होगी, तो आप कह रहे होंगे कि वो खुदकुशी करना चाहती है। तो वहाँ पर जैक उससे आर्गूमेंट्स करता है और उससे कहता है कि तुम देखो, उसको वो डिसीजन यहाँ पर वो बेसिकली यहाँ पे वो डिलेमा है
जहाँ पे वो दोनों चीज़ें उसको बताता है कि तुम डूब भी सकती हो, ख़त्म हो जाओगी, ज़िंदा रह के मैं तुम्हें लिबर्टी दे सकता हूँ। इस तरह का वो एक डिलेमा उसको पेश कर देता है। तो फिर वो उसके साथ बी फ्रेंड हो जाती है और किलिंग को ख़त्म करती है। तो गोया उसने एक न्यू रोल को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हमारे टाइटैनिक का एक्ट 1 बनता है। तो इनसाइटिंग इंसिडेंट इसमें क्या है, तो मैंने आपको कहा कि ज़रूरी नहीं होता कि फिल्म के बीच में ही हमारे इनसाइटिंग इंसिडेंट मिले। ये एक और एंगल मैंने आपको चीज़ को दिखाना चुका है। जब हम कुछ फिल्मों को स्टडी करते हैं तो फिर हमें कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती हैं। अब इस केस में फिल्म के अंदर इनसाइटिंग इंसिडेंट आ रहा है, ठीक है। क्या जैक वो टिकट विन करता है, क्योंकि अगर वो टिकट विन ना करता तो टाइटैनिक की स्टोरी ना होती। मतलब हिस्टोरिकल स्टोरी की बात नहीं, हिस्टोरिकल स्टोरी तो अपनी जगह है, यानी कि अगर जैक ना वो टिकट विन करता, वो जो उसने जुए में विन की, तो वो ना ही उसने कभी रोज़ से मिलना था और ना ही शायद हमें कभी पता चलता कि कोई टाइटैनिक के जहाज़ में रोज़ भी होती होगी, ठीक है ना। थी तो ये सारी मतलब जो है वो स्टोरी जो है वो मतलब आपने आइडियलिज्म पे बनाई है, लेकिन वो एग्जिस्ट ना करती अगर जेक वहाँ पर वो टिकट विन ना करता। जेक भी मौजूद था दुनिया में, रोज़ भी मौजूद थी, रोज़ टाइटैनिक पे जाना चाहती थी, लेकिन उस स्टोरी को हम चूँकि देखिए हमने स्टोरी, जब आपने कोई फिल्म लिखते हैं आप एक लम्हे एक किसी खास करैक्टर की स्टोरी को उठाते हैं। तो अगर जेक ना होता तो रोज़ की स्टोरी का हमें ना पता चलता, ठीक है। इसका मतलब है कि वो इवेंट क्या था कि उसने वो टिकट विन कर ली और वो गरीब सा लड़का था, उसने कहा चलो यार सैर ही करते हैं। तो नाउ द स्टोरी सेट्स इनटू मोशन। यहाँ पर उसका वो इनसाइडिंग इंसिडेंट है। इम्परफेक्ट सिचुएशन अगर आप देखें तो रोज़ इम्परफेक्ट सिचुएशन में है। रोज़ इज इन इम्परफेक्ट सिचुएशन, उसको ज़बरदस्ती एक शख्स का जोड़ दिया गया जो कि उसकी लिबर्टी के अगेंस्ट है, एक इम्परफेक्ट सिचुएशन है। और वो जो उस बंदा जो अपने रूल्स पेश करता है ना, वो जो बड़ी अमीराना उनके स्टाइल होते हैं कि तुमने ये नहीं करना, तुमने इस तरह का ड्रेस पहनना है, तुम्हें नेकलेस पहन, तो वो उन चीज़ों से वो बेजार है। दिस इज़ नॉट व्हाट रोज़ इज़। तो वो एक बेसिकली जो है इम्परफेक्ट सिचुएशन में है, वो कदरे गरीब है उस शख्स से, तो शायद वो समझती है मुझे इसकी सज़ा मिल रही है, वाई आई शुड बी मैच टू अ मैन विच आई डोंट लाइक। तो इस तरीके से वो एक इम्परफेक्ट सिचुएशन में है। इनिशियल डिज़ायर इस केस में क्या है कि वो काल से अपने आप को आज़ाद करना चाहती है, यानी कि वो जो उसकी मंगनी है, वो जो मंगेतर बना फिर रहा उसका, उससे वो अपने आप को छुटकारा पाना चाहती है। ये बहुत सारी लव स्टोरीज में होता है, हमारे इंडियन स्टोरीज में ये चीज़ें होती हैं। तो लेकिन मैं आपको उसके सेगमेंट्स बता रहा हूँ। तो इनिशियल डिज़ायर टाइप क्या है कि वो चेंज करना चाहती है। चेंज क्या करना चाहती है? जो काल और उसकी मदर ने जो रूल्स बना दिए ना कि तुम इस जगह पे नहीं जा सकती, तुम्हें इधर बैठ के खाना है, तुमने इस तरह खाना है, उन चीज़ों से वो आज़ाद होना चाहती है। तो ये उसका डिज़ायर टाइप है, चेंज। तो प्री एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स में रोज़ और ख्याल के प्री एग्जिस्टिंग जो है वो एग्जिस्ट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। वो उससे शादी नहीं करना चाहती, मदर जो है वो फोर्स कर रही है वो उसको मैरी करे, और जो रोज़ है वो अपनी माँ को इस बारे में एक तरह इस हवाले से बुरा भला कहती है। तो अगर आप बड़ी पिक्चर में इस कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो पुअर एंड रिच, चूँकि वो रिच बंदा है, वो उस लेवल पे है, ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट में रिच और पुअर की जो जंग है दुनिया में चली आ रही है वही है। ये प्री एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट है बड़ी पिक्चर में अगर आप देखें। तो लाइकेबिलिटी एम्पैथी फैक्टर्स भी अगर आप देख लें तो आपको नज़र आते हैं कि कैल जो रोज़ है वो मतलब जैक जिसको समझो पिकासो ही समझ रही होती है, पेंटिंग को वो एडमायर करती है, जबकि कैल जो उसको कोई अहमियत नहीं देता बल्कि वो अपने पैसे को फ्लैश करता है। तो लाइकेबिलिटी फैक्टर्स एम्पैथी फैक्टर्स तो उसमें हैं कई जगह पे। तो उसमें इनिशियल गोल में डेफिनेटली जब स्टोरी स्टार्ट होती है, जो इनिशियल गोल है वो यही है कि वो हम देखते हैं कि उसको ज़बरदस्ती उसके मैरिज के लिए तैयार किया जा रहा होता है कैल के साथ रोज़ को, तो वो नहीं चाहती, लेकिन इस टाइम वो कुछ कर नहीं पा रही होती। ये इसका इनिशियल गोल है। और इनिशियल गोल टाइप में ये इसका इनिशियल गोल जो रूटीन गोल है, चूँकि रोज़ ने इससे पहले भी कई दफ़ा फर्स्ट क्लास में जो है वो सफ़र किया, और वो अगर आप देखें उस स्टोरी को दोबारा आप देखें तो आपको कुछ, इसलिए कहते हैं जब आपको कुछ नॉलेज आ जाए तो आप दोबारा उस फिल्म को देखें।
तो अगर आप देखें तो वो कहती है कि ये जस्ट एक अनदर शिप है, टाइटैनिक इज़ नॉट स्पेशल, यानी कि वो टाइटैनिक को देखकर कोई ज़्यादा इम्प्रेस नहीं है। तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं उसका नॉर्मल रूटीन गोल है। ऑपरेसिव ऑपोजिशन में सारी बात अगर आप देखें तो कैल क्या करता है, उसको हर चीज़ में वो डांटता पड़ता रहता, वो सिगरेट मुंह में डालती, उसका सिगरेट मुंह से निकाल लेता, वो उसकी हर लिबर्टी को जो है वो जो चैलेंज करता। और उसके अगेंस्ट आप देखें तो जो उसकी मदर होती है वो किसी किस्म की भी जो रोज़ ऑब्जेक्शन करती है कैल से मैरी करने की, उसको वो सुनती नहीं। तो ये इनकी जो है वो आप कह सकते हैं कि ऑपरेसिव ऑपोजिशन को मिल रही है। तो डिस्टर्बेंस कब आती है कि एकदम जब वो खाना खा रहे होते हैं तो उसको एकदम अंदाज़ा होता है कि उसकी अगली ज़िंदगी कितनी मिजरेबल होने जा रही है। लिहाजा वो जब वो सारी सिचुएशन को देख रही होती है तो वो भाग के बैक ऑफ द शिप चली जाती है। ये वो डिस्टर्बेंस है। उसके बाद आ गया डायलेमा, उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डायलेमा। जब वो छलांग लगाने लगती है ओशन में तो वो जैक उसे कहते हैं कि कितना स्टूपिड आइडिया है कि ओशन में गिर के मर जाओ। हालांकि आप देखो कि जैक जो है बाद में ओशन में ही मरता है। ये बड़ी देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये आपके स्किल्स होते हैं, ठीक है ना। कैसे आपने उसी की बात की नफ़ी कर दी, उसी को नेगेट कर दिया आपने, लेकिन वो एक अलग सिचुएशन थी, ये एक अलग सिचुएशन है। वहाँ वो ब्रेवरी दिखाते हुए मरा है, ठीक है ना। ये खुदकुशी करते हुए मरने को वो सही नहीं समझता। तो वो ये कहता है कि या तुम अपनी इस टेरिबल लाइफ को एक्सेप्ट कर लो या फिर जो मैं कह रहा हूँ उस पर गौर करो। तो इसने प्रेजेंट कर दिया एक डिलेमा। तो उसके बाद उसका एक न्यू रोल है कि अगर वो जैक की ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर उसको किसके साथ, किसकी साइड पे रहना है। जैक क्या है, कुछ भी नहीं है इस पूरे सिस्टम में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये उसने न्यू रोल एक्सेप्ट किया। और रिफ्यूज़ल या इंटरफेरेंस में जो कि ऑप्शनल है, हम देखते हैं कि जो रोज़ है वो जैक की इंटरफेरेंस को जो है एक जगह पर नेगेट करती है, उसे कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से। सीन्स में जो टाइटैनिक लोगों ने देखी है, मैं उस बारे में तफसील में नहीं जाऊँगा, तो आपने वाक़यात को, उन इवेंट्स को देखा होगा फिल्म में जहाँ पे वो कहती है कि तुम चले जाओ। लेकिन दिस इज़ ओनली इनिशियली वो डिसमिसिव होती है ऑफ जैक्स इंटरफेरेंस, ये ध्यान में रखिएगा। तो एक्सेप्टिंग द न्यू रोल में क्या है कि जैक अपना हाथ देता है, किसको, रोज़ को। क्या है, वो गरीब हाथ है, वो कोई अमीर हाथ नहीं है, वो कुछ उसके पास नहीं है, ठीक है ना। तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले। तो जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो न्यू रोल में आ गई। तो व्यूअर्स ये 2 फिल्मों के एक्ट 1 हमने देखे हैं व्यूअर्स, और हम और फिल्मों के भी कर सकते हैं लेकिन काफ़ी हैं, आई थिंक 2 तो इसमें टाइम काफ़ी लग जाता है और हमें देखना होगा कि हमने कोशिश करेंगे अब इन्हीं 2 फिल्मों को अगले एक्ट्स में भी लेकर चलें। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्ट 2 को देखेंगे। तो व्यूअर्स मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।